हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोड पर। ये एनसीईआरटी जो है हिस्ट्री की क्लास 6 की मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। उसी में आज हम अगला चैप्टर डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 10। इससे पहले मैंने 9 चैप्टर को आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। उसमें मैंने आपको शुरू से बताया कि मानव का विकास किस तरीके से हुआ, किस किस तरीके से उसने अपने कार्यों का संपादन किया और फिर वो मतलब आधिपत्य करने लगे, राजा बनने लगे, कर्मकांड शुरू हो गए। 6वीं शताब्दी के लगभग हम देखते हैं कि बौद्ध और जैन धर्म भी आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस करी। मौर्य काल डिस्कस किया, मौर्य काल में 3 राजा जो महत्वपूर्ण थे उनके बारे में डिस्कस किया गया। और फिर ये बताया कि जब मौर्य काल का पतन हुआ, 9 और 10 चैप्टर में हम यही देखेंगे। जब मौर्य काल का पतन हुआ तो उस समय पर क्या था कि मौर्य काल के पतन के बाद नॉर्थ वेस्ट में अगर मैं बात करूं तो कौन कौन आ गए थे। इंडो ग्रीक आ गए, फिर शक आ गए, फिर कुषाण आ गए। उसके बाद वो तब तक रहे जब तक कि गुप्त रहे। गुप्तों ने उन पर मतलब आक्रमण नहीं किया। फिर उसके बाद सेंट्रल इंडिया की अगर मैं बात करूं तो शुंग और कर्ण भी आए। दक्कन की अगर बात करते हैं तो सातवाहन और वाकाटक आए। दक्षिण में बात करूं तो चोल, चेर, पांड्य, पल्लव और चालुक्य, ये सभी के सभी आए। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके साथ बेस क्लियर किया जा रहा है आप इन चीज़ों को समझने के लिए, ताकि आगे के जब आप चैप्टर्स पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा पता रहे। अगर आपसे अचानक पूछ लिया जाता है कि चोल, चेर, पांड्य ने कहाँ पर अपना शासन किया, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि इसकी जानकारी हमें संगम साहित्य से मिलती है। और संगम साहित्य जो है तमिल में और उधर की तरफ फेमस था। तो कुछ भी अगर थोड़ा थोड़ा आइडिया मिलता है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है चीज़ें। अचानक पूछ लिया जाए कि शुंग और कर्ण ने शासन कहाँ पर किया, आपको पता होगा सेंट्रल एशिया में किया। सेंट्रल एशिया में शायद पाटलिपुत्र और ये सारा एरिया आ सकता है। ऐसे ऐसे छोटे छोटे आप कॉन्सेप्ट्स बनाते हुए चलेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। फिर बात आती है व्यापार की। व्यापार किस तरीके से किया। कोई वस्तु अगर सपोज करिए कि सेंट्रल एशिया में बन रही है और वो पहुंच के दिख रही है आपको नॉर्थ वेस्ट में, तो आपको लगेगा पश्चिमोत्तर भारत में कैसे पहुंची, तो अपने आप तो चल के जाएंगी नहीं वस्तुएं। तो इसका मतलब व्यापार होना उनके बीच कहीं ना कहीं शुरू हुआ गया। मतलब खुद क्षेत्र में मतलब अंदरूनी व्यापार और दूसरे देशों से भी व्यापार चल रहा था। आज के चैप्टर नंबर 10 में हम देखेंगे आपके साथ सामान को ले जाना किस तरीके से आसान हुआ और व्यापार बढ़ा। फिर उसके बाद देखेंगे कि रोम एक व्यापार का बहुत अच्छा केंद्र था। रोम में था काली मिर्च बहुत ज़्यादा फेमस थी, काला सोना के नाम से जिसे जाना गया। वहाँ पर रोम व्यापारी जो आते थे दक्षिण एशिया की तरफ और यहाँ से उस चीज़ का व्यापार करते थे। समुद्र तटों से लगे हुए जो राज्य हैं उनके बारे में जानेंगे, उनकी क्या महत्वता है। रेशम मार्ग की क्या महत्व है, सिल्क रूट क्यों इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण था, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हुआ, तीर्थ यात्राएं कैसे हुई, भक्ति की शुरुआत कैसे हुई, ये सारे टॉपिक हम जानेंगे। और कोशिश करूंगी, मेरा टॉपिक में कितनी भी कोशिश करूं कि मैं जल्दी ख़त्म करूं, ये होता नहीं है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती चली जाती हूँ चीज़ों को, पर मैं फिर भी ट्राई करूंगी कि वीडियो थोड़ा छोटा बनाऊं और आपको जल्दी जल्दी समझाती हुई चलूँ। अगर आपको जहाँ पर भी वीडियो फास्ट लगे फटाफट उसे रोकिए, थोड़ा पॉज करिए और पीछे की तरफ पढ़ के उसे देख लीजिए। तो देखते हैं व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। और वीडियो अगर देख रहे हैं अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। जैसे कि मैंने बताया था अभी आपको कि कोई सामान है अगर किसी एक स्थान से जाकर दूसरे स्थान पर मिला है तो कहीं ना कहीं ये व्यापार को दर्शाता है कि यहाँ से आने वाले जो लोग होंगे वो क्या करते होंगे, यहाँ आते होंगे और अपने साथ कुछ कुछ सामान लाते होंगे। आज भी ऐसे ही देखा जाता है, कोई वस्तु अगर कहीं और की मिलती है तो हम कहते हैं वहाँ से ये चीज़ें यहाँ पर आई हैं। जैसे कि पॉलिश वाले बर्तन हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं इस तरीके की। दक्षिण भारत में अगर मैं बात करूँ सोना, मसाला और ख़ास तौर पर काली मिर्च, जिसे काला सोना के नाम से भी जानते थे, और ये पत्थरों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। क्या क्या था जो दक्षिण भारत था, सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करता था। रोम साम्राज्य में इसकी इतनी ज़्यादा मांग थी, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण था उनके लिए कि इसे काले सोने के नाम से भी बुलाते थे। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके, काले सोने के नाम से किसे जाना जाता था प्राचीन काल में, तो आप सीधे सीधे आंसर करेंगे काली मिर्च को जाना जाता था। व्यापारी इन जो सामान थे उनको कैसे ले जाते थे, समुद्री जहाज़ों से। मैंने बताया था रास्ताएं 2 तरीके से तय किए जाते थे रास्ते। एक तो होता था कि स्थल मार्ग से जाना और दूसरा होता था जल मार्ग से जाना। इनके लिए जल मार्ग में क्या करते थे, ये मानसूनी हवाओं का प्रयोग किया करते थे और जाते थे नाव बना के। नाव मैंने बताया था आपको इस तरीके की होती थी, एक कपड़ा लगा हुआ आगे होता था, जब हवा चलती थी तो डायरेक्शन में सीधी चलती चली जाती थी। और स्थल में क्या होता था, स्थल में इनको डर लगता था कहीं डाकू ना लूट ले, कहीं लुटेरे ना बैठे हों, कोई राजा टैक्स लेगा या फिर और किसी चीज़ों से, जो मौसम है उनका उनसे बचने के लिए भी चीज़ें। तो स्थल मार्ग की अपनी समस्याएं थी और जल मार्ग की अपनी समस्याएं थी, लेकिन व्यापार क्या था, व्यापार चलता रहता था। तो इस तरीके से दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन
सोने के सिक्के मिलते हैं जिनका अंदाज़ा लगाया जाता है कि उनका व्यापार रोम से बहुत ही अच्छा रहा होगा। ये क्वेश्चन मेंस में पूछा जाता है कि रोम के व्यापार से आप क्या समझते हैं, भारत में उस समय पर क्या अंदाज़ा लगाया जाता था और क्या क्या चीज़ें थी। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, जरूर ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि रोम से व्यापार के बारे में मेंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्पेशली यूपीपीसीएस की बात करूँ तो पूछे गए हैं। अब कुछ व्यापारी थे, जैसे कि जानते हैं कुछ व्यापारियों ने क्या करे, रास्ते खोज निकाले। अब भाई जब घूमना है, कई लोगों में बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि देखिए उधर जाकर क्या है, तो इस तरीके से रास्ते निकाल लिए और कुछ तो समुद्र के किनारे चलते थे और कुछ समुद्र में जो खाड़ियाँ हैं उनको पार करते हुए अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते हुए वहाँ तक पहुँचा करते थे। मैंने बताया आपको मानसूनी हवाओं का भी ये फ़ायदा उठाया करते थे और जल्दी जल्दी अपनी यात्राओं को पूरा कर लिया करते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट तक पहुंचना चाहते थे, पर और कौन सी हवाओं का प्रयोग करते थे, दक्षिण पश्चिमी मानसून का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून का प्रयोग किया करते थे और लंबी यात्राओं के लिए इन्हें अच्छी अच्छी नावें, मजबूत जहाज बनाना पड़ते थे। समुद्र तटों से लगे हुए राज्यों का सीधा सा मतलब है कि जहाँ पर इनके बंदरगाह हों, आसानी से सामान का उतारा चढ़ा जा सके, और तटीय इलाकों में इन्हें काफ़ी फ़ायदा इसलिए होता है क्योंकि इन्हें ज़्यादा अंदर तक नहीं जाना पड़ता है और अपने सामान की आवाजाही वहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। अब इसमें संगम कविताओं में एक चीज़ और देख लेते हैं कि मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और इस तरीके से इकट्ठी हो गई। अब संगम कविताओं में मूवेंदर की चर्चा मिलती है। मूवेंदर पूछा जाता है कि मूवेंदर की चर्चा कहाँ मिलती है, तो आप सीधे से बोलेंगे संगम कविताओं में मिलती है। और कैसा शब्द है, एक तमिल का शब्द है जिसका अर्थ होता है तीन मुखिया। तीन मुखियाओं के बारे में अगर आपके दिमाग में क्लिक करें तो सबसे पहले क्लिक करना चाहिए दक्षिण में चोर, चेल और पांडव। कौन थे? चोल, चेर और पांड्य थे। ये तीन थे जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। इनके बारे में मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि कहाँ कहाँ पर इन्होंने शासन किया। अब इन्होंने लगभग 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली ये माने जाते थे। आपसे तिथि भी पूछी जा सकती है। इन तीनों के जो केंद्र थे सत्ता के, एक तो जो थे तटीय क्षेत्र बना लेते थे केंद्र, और एक होता था बीच में केंद्र, ताकि ये सारी चीज़ों पर अपना आधिपत्य रख सके। मतलब जो ज़मीनी चीज़ें हैं अंदर की, उन पर भी, और जो तटीय किनारे हैं उनसे भी अपनी, क्योंकि माल की आवाजाही, जो बंदरगाह होते हैं, ज़्यादातर चीज़ें वहीं से इन्हें प्राप्त होती हैं। तो इस तरीके से 6 केंद्र हो गए थे। ये जो राजा थे इनके पास, हर किसी के पास 2-2 चीज़ें थी, मतलब 2-2 एरियाज थे इन सबके पास। तो कितने हो गए? 6 एरियाज थे। और इनमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण था, चोलों का जो पत्तन था, कई बार पूछा जाता है पुहार या कावेरी पट्टनम। मैंने आपको पहले बताया हुआ है, मैप में आप देखेंगे पुहार और कावेरी पट्टनम इनको मिल जाएंगे। और पांड्यों की जो थी राजधानी मदुरै, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण उस समय की चीज़ें हुआ करती थी, स्थान थे। ये मुखिया नियमित लोग से लोगों के कर जो होते थे, टैक्स हमेशा कलेक्शन करने के बजाय एक नियमित रूप से नहीं मांगते थे, बजाय उपहारों की तरह ये मांग लेते थे। और कभी कभी क्या करते थे, खुद ही अपनी सेनाओं को लेकर, मतलब जो इनके पास टुकड़ियां हुआ करती थी, और अपने लेके थोड़ी देर के लिए निकल लेते थे और क्या करते थे, वहां से धन को कलेक्ट करते थे, मतलब वसूली किया करते थे, शुल्क वसूल लेते थे। और आके उसको क्या करते थे, अपने सहयोगियों में, अपने सरदारों में, अपने लोगों में, और बाकी जो समर्थक इनके नाते रिश्तेदार हुआ करते थे, इनके आसपास के लोगों में इन्हें बांट दिया करते थे। और कीमती कई बार क्या होता है, इनकी जो कवियों को दिया करते थे उसकी प्रशंसा में उन्होंने, संगम कवि जो है, उन्होंने पता क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है कि कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े और हाथी, रथ या सुंदर कपड़े भी वो दिया करते थे। भाई उनको दिए तो उनकी तारीफ में उन्होंने ये चीज़ें लिखी हैं। अब अगर बात करी जाए, इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत सातवाहन में 200 वर्षों के बाद लगभग पश्चिम भारत में एक और महत्वपूर्ण चीज़ आती है, जो इसके बारे में मैंने बात करी थी, दक्कन में। किसकी? सातवाहन नामक राज्य की। सातवाहन नामक जो साम्राज्य था, इसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। और इसका जो सबसे प्रमुख राजा था, वो गौतमी का जो पुत्र था, श्री सातकर्णी था। कई बार पूछा जाता है सातकर्णी के बारे में। उसके बारे में उसकी माँ के जो अभिलेख है, किसके? बलश्री, इनकी माँ थी बलश्री, इनके अभिलेख से इसके बारे में पता चलता है। और सातवाहन जो थे, उन्हें दक्षिण पथ का स्वामी कहा जाता था, और दक्षिणा पथ उसे कहा जाता था, दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। ठीक है, ताकि दक्षिण, इसका सीधा सा अर्थ है पथ का मतलब रास्ता, तो दक्षिण की ओर जाने वाले रास्ते के बारे में बताया जाता था। अब पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिण तटों पर अपनी सेनाएं भेजी थी, लेकिन हर जगह सफल नहीं होते थे। होता क्या था, कोई भी राजा आता था, वो सारी की सारी चीज़ों पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता था, पर इतना आसान नहीं होता था, बाकी राजा उनको रोक दिया करते थे। तो जैसे रेशम मार्ग की कहानी, बड़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छी है। इसमें देखिए क्या है
कि रेशम जो उस समय पर था बड़े ही कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुत बहुमूल्य माने जाते थे। अच्छा, अब रेशमी कपड़ा तैयार करने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया होती थी। ऐसा नहीं है कि साधारण तरीके से बुन लिया गया और हो गया। रेशम के कीड़े से पहले जो होते थे उनसे कच्चा रेशम निकाला जाता था, फिर सूत काटा जाता था, उसके बाद उस कपड़े को बुना जाता था। रेशम बनाने की जो प्रक्रिया थी चीन में लगभग 7,000 साल पहले आ चुकी थी, पर चीन वाले लोगों ने क्या करा, इसे छुपा के रखा दुनिया भर से और इसे पता ही नहीं था। तो लगभग अगर बात करी जाए 2000 साल पहले के बाद लोगों में एक बात समझ में आई कि सिल्क क्या है। अब लेकिन जो सिल्क का माल था या सिल्क के जो कपड़े थे वो क्या करते थे, कई बार जो वहाँ से जो राजा निकला करते थे या बड़े बड़े रास्ते तय किया करते थे या जो व्यापारी थे वो अपने साथ बहुत सारा रेशम का कपड़ा, रेशम का सामान रख लिया करते थे और रास्तों में दूर दूर जगह तक ये जाया करते थे। अब रास्ते में जब लोग जाते थे उसी रास्ते का नाम क्या रख दिया गया, रेशम मार्ग, सिल्क रूट। सिल्क रूट देखेंगे तो आप करंट अफेयर के हिसाब से भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आप जो सिल्क रूट के बारे में अगर पढ़ेंगे आप डाल के चाइना के बारे में तो आपको पूरा रूट दिखाई देता है और किस तरीके से मैप में उन चीज़ों को दिखाया गया है। तो यही सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। और कभी अब चीन के जो शासक थे वो ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़ा लाया करते थे और लगभग ये सब चलता रहा। लगभग 2000 साल पहले रोम में जो शासक हुआ करते थे या रईस लोग थे, भाई उनको लगने लगा इतना बढ़िया कपड़ा है, इतना सुंदर है, तो एक रईस लोगों में ये फैशन बन गया कि सिल्क के कपड़े पहनना। तो वो क्या करते थे, इसको लाने के लिए बड़ा कठिनाई का सामना करना पड़ता था। लोग बड़े दुर्गम इलाके से बहुत कठिनाई तरीके से उसको ला पाते थे, रेगिस्तानी मार्ग से भी कभी कभार आते थे और इसके लिए भारी शुल्क, जिन रास्तों से ये निकला करते थे उन रास्ते से वहाँ के जो राजा होते थे या वहाँ के लुटेरे डाकू जो भी होते थे वो इनसे भारी भारी शुल्क मांगा करते थे और उसको इन्हें पे करना पड़ता था। सिल्क रूट की जो शाखाएं हैं मैंने अब लास्ट लेक्चर में आपको दिखाया है कि वहाँ पर आप देखेंगे तो सिल्क रूट का पूरा एक रास्ता दिखाई देता है। ये क्या थे, कुछ शासक इनमें बड़े बड़े हिस्सों पर भी अपना नियंत्रण करना चाहते थे क्योंकि इस रास्ते से उन्हें शुल्क और तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। जब सिल्क रूट है, आपको पता है कि यहाँ से लोग निकलते हैं और कीमती सामान ले जाते हैं, तो सोचते थे कि जो लुटेरे हैं और जो आक्रमण है वो सोचते थे हमें भी क्यों ना चीज़ मिल जाए। और राजा ये सोचा करते थे कि मैं जो मतलब उस समय के जो शासक हुआ करते थे वो ये सोचते थे क्यों ना हम इन रास्तों पर ही अपना अधिकार कर लें। हो सकता है मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रही हूँ लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं आपको जल्दी से जल्दी ये चीज़ें डिलीवर कर सकूँ, वीडियो बहुत लंबा ना हो, आप एक समराइज तरीके से इन चीज़ों को समझ सकें। सिल्क रूट पर सबसे पहले जिन्होंने नियंत्रण किया था उनके बारे में जरूर जान लीजिए। सबसे प्रसिद्ध कौन थे, कुषाण थे। और कुषाण कहाँ शासन किया करते थे, अगर आपको पता हो, कुषाण शासन किया करते थे नॉर्थ ईस्ट में, पश्चिमोत्तर भारत में। तो करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य जो शक्तिशाली केंद्र थे। कौन कौन से थे, पेशावर था, और पेशावर आज के टाइम में अगर देखेंगे तो कहाँ है आप बताइएगा कमेंट में, और मथुरा तो आपको पता ही है कहाँ है। तो वहाँ पर शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला में भी इनके ही राज्यों का हिस्सा था। तक्षशिला के बारे में भी आपको काफ़ी जानकारी है, मैं पहले वीडियोज़ में बता चुकी हूँ जब मैंने आपको मौर्यकाल पढ़ाया था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती है। यहाँ पर जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचाया जाता था। उस समय पर रोम साम्राज्य था बहुत बड़ा और अच्छा साम्राज्य था, इसलिए लोग वहाँ से जो लोग थे वो व्यापार करना पसंद किया करते थे। सबसे पहले सिक्के जो जारी करे थे सोने के, वो किसने जारी करे थे, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार कंफ्यूजन क्वेश्चन है। कुषाणों ने जारी किए थे। किसने किए थे, सबसे पहले इस उपमहाद्वीप में सिक्के जारी करने वाले, सोने के सिक्के जारी करने वाले कौन थे, कुषाण थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे। जब सिक्के होंगे, देखिए आदान प्रदान के लिए कुछ कुछ चीज़ें तो चाहिए होंगी ना, कि मैंने आपके यहाँ से कुछ लिया है तो दूसरी जगह से हमें भी कुछ मिलना चाहिए। अब देखिए बौद्ध धर्म के प्रसार के बारे में थोड़ी सी बात करें। बौद्ध धर्म के बारे में मैंने आपको बताया था 6वीं शताब्दी में जैन धर्म और बौद्ध धर्म किस तरीके से चरम स्थिति पहुंचते हैं और उसका प्रचार प्रसार होना शुरू होता है। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा जो था कौन था, कनिष्क था। पूछा जाता है कनिष्क किसका राजा था, तो कनिष्क जो था वो कुषाण जो उनका था उनसे संबंधित था। 1900 साल पहले इन्होंने शासन किया और उन्होंने एक बौद्ध परिषद का गठन भी किया था जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया करते थे। पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म की जो समितियां थी या जो बनती थी वो किस समय पर हुई, तो कनिष्क के टाइम पर भी हुई थी। कब हुई थी, 1900 साल पहले के लगभग। बुद्ध की जीवनी, बुद्धचरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष, ये देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन थे, तो कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहा करते थे। कौन थे, कनिष्क के दरबार में कौन रहते थे, कवि अश्वघोष। ये भी एक एक पॉइंट है, एक एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना भी शुरू कर दिया था।
इस समय बौद्ध की नई जो धारा थी महायान का भी विकास हुआ। कौन सा महायान का विकास हुआ इसमें देखते हैं। इनमें दो विशेषताएं थी। पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम को दर्शाती थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, ये मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाना लगा। क्या था, निर्माण प्राप्ति को क्या दर्शाया जाने लगा, पीपल के पेड़ के द्वारा मूर्ति द्वारा उनको दर्शाया जाने लगा। अब बुद्ध की प्रतिमाएं भी बनाई जाने लगी। हम देखते हैं कि बुद्ध की पहली जो मूर्ति मिलती है वो मथुरा में ही मिली है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, और कुछ तक्षशिला में भी बनाई जाने लगी थी। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व के आस्था में लेकर के भी आया। इसमें ये आया कि बोधिसत्व उसको कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास में चले जाते और वहां पर अपनी साधना करने लगते। लेकिन इसके बजाय ऐसा हुआ कि वे लोग शिक्षा को देने में भी मदद करने लगे और सांसारिक परिवेश में ही रहने लगे। उन्हें लगा कि सांसारिक परिवेश में ही ठीक रहेगा। बोधिसत्व का मतलब एग्जैक्टली क्या था कि भाई जो आपने आस्था ली है उसको आप एकांत में रहकर उसके बारे में करें और अपना ध्यान साधना करें। पर उन्होंने क्या करा कि सांसारिक जीवन में ही रहना पसंद किया और लोगों को ताकि उसके बारे में बता सके। यह पूजा भी काफी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया में, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी ये फेमस हो गई। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी तथा दक्षिणी भारत में भी हुआ। कहाँ कहाँ पर हुआ, पश्चिमी तथा दक्षिणी भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई, जिनके बारे में मैंने बताया था आपको बिहार और चैत्य के बारे में। बिहार कौन सी जगह होती है, बिहार वो होते हैं जहाँ पर लोग रहते हैं, और चैत्य जहाँ पर पूजा के स्थल होते हैं। इनमें कुछ गुफाएं तो राजा रानियों ने बनवाई, उनके आदेश पर बनवाई गई है। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो लोग आते हैं उनको रहने के लिए स्थान दिए गए। तो ज़्यादातर गुफाएं अगर हम देखेंगे तो पश्चिमी तट पर, पश्चिमी घाट आपको पता है, ये वाला घाट पश्चिमी घाट और ये वाला घाट पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट पर समृद्ध जो बनाई गई, इसके पास बनाई गई, और दक्कन के शहरों और तटों में समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं और मठों में विश्राम किया करते होंगे। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर, श्रीलंका में अगर बात करी जाए, म्यांमार में बौद्ध धर्म आज के टाइम में कहाँ पर प्रचलित ज़्यादा है, श्रीलंका में, म्यांमार में, थाईलैंड में, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य भागों में भी ये फैला। तो बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था उस समय पर जब ये प्रचार प्रसार में था। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन्हीं क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। देखिए, कार्ले की गुफाओं के बारे में बात करें, कई बार पूछा जाता है कार्ले की गुफाएं कहाँ हैं, तो मैंने आपको पहले चैप्टर में भी बताया था, आज फिर बता रही हूँ, महाराष्ट्र में है कार्ले की गुफाएं। अब थे तीर्थयात्री। तीर्थयात्रियों में जरा जान लेते हैं, 3 यात्री थे तीर्थयात्री। कौन कौन से थे, वो थे चीनी बौद्ध यात्री थे। अब वो बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी या शिक्षा लेने के लिए आया करते थे। उसमें था फासियान, श्वेनत्सांग और इत्सिंग। फासियान जो था वो लगभग 1600 साल पहले आया था, और श्वेनत्सांग जो था वो 1400 साल पहले आया था, और इत्सिंग था जो 50 से आया था। अब अगर इनका कार्यकाल, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि भाई कार्यकाल नहीं, कई बार पूछा जाता है कि इनका क्रम बताइए कि ये कब कब आए थे, तो का क्रम के मामले में मैंने जो छोटी सी ट्रिक बना रखी थी मैं आपको बताती हूँ। मैंने बना रखी थी फशई। फशई का मतलब ये था कि मतलब फा से हो गया आपका फासियान, श्वेन से हो गया श्वेनत्सांग, और इत्सिंग इससे हो गया। आप अपने हिसाब से भी कोई ट्रिक बना सकते हैं, मुझे ये आज तक याद है, मैं ऐसे कभी नहीं भूली। तो फशई या फांसी या कोई भी ऐसी ट्रिक बनाइए जो आपके दिमाग में आपके द्वारा बनाई गई हो, इससे आप कभी भी इनका क्रम नहीं भूलेंगे। तो जैसे ये 1600, ये 1400 और ये 50 वर्ष पहले, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको याद रह जाएंगी। जब भी कोई ऐसे टॉपिक होते हैं, कोशिश किया करिए कि उनके लिए ट्रिक बना लें। ट्रिक बना लेंगे तो आपको याद रहेगा। चीनी यात्रियों के बारे में बहुत बार एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, जैसे यूपीपीसीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, और भी स्टेट एग्जाम है उनमें सब में पूछा जाता है। तो इसी तरह भारत की यात्रा पर आए चीनी बौद्ध यात्री फासियान और काफ़ी प्रसिद्ध हैं। यह करीब 1600 साल पहले आया, श्वेनत्सांग 1400 साल पहले, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। और इन्होंने जो बौद्ध के जीवन से जुड़ी सभी जगह और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भी भारत में इन्होंने भ्रमण किया, और उसके बारे में अपने अपने पूरे यात्रा वृत्तांत लिखे हैं, जिसके बारे में इनको लिखने में बहुत समय लगा। पूरे बहुत टाइम लग गया, इनके जीवन का आधा से ज़्यादा समय इसी चीज़ों में निकल गया। श्वेनत्सांग जो था वो भूर मार्ग से होकर चीन वापस लौट रहे थे, मतलब उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया से होकर। उसी समय क्या हुआ था, इनकी चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध मूर्तियां और 600 से भी ज्यादा पांडुलिपियां एकत्र की थी। पांडुलिपियां जो हाथ से लिखी जाती थी। 20 घोड़ों पर लाद कर ले जा रहे थे, लेकिन उसी समय पर क्या हुआ कि इनकी नाव उलट गई। जब ये सिंधु नदी पार कर रहे थे, नाव उलट गई, तो क्या हुआ, अपने जीवन की काफी हिस्सा इन्होंने इसी रचने में लिख दिया, और बाकी चीजें इनकी क्या थी, वो जो लिपियां थी वो गिर गई, पांडुलिपियां, और उसको बहुत ज़्यादा कलेक्शन वहाँ पर इनके साथ नहीं हो पाया, तो जितनी बची उसमें इन्होंने अनुवाद चीनी में किया इस चीज़ का। नालंदा के बारे में हम जानते हैं, जो आज के बिहार
बिहार में है, यहाँ पर लोग क्या करते थे उस समय, सबसे प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षा का ये केंद्र था नालंदा, जो बिहार में है आज के, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। इसने नालंदा के बारे में यहाँ पर जो चीज़ें हैं बहुत सारा एक्सप्लेन करके पूरी चीज़ें बताया है वहाँ पर कि लोग जो नालंदा में रहते थे बिहार में, वो किस तरीके से चीज़ों का पालन किया करते थे, सारी बातें उनकी माना करते थे। देखिए ये सारे एक तरफ चीज़ें चल रही थी, दूसरी तरफ चल रहा था भक्ति की शुरुआत। भक्ति की शुरुआत में बात करी जाए तो हिंदू धर्म से जोड़कर इन सारी चीज़ों को रूप में देखा जाएगा। इसमें देखिए इन्हीं दिनों देवी देवताओं के पूजन का भी प्रचलन शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई, जिनमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता भी शामिल हो गए। भक्ति की परंपरा के माध्यम से इन चीज़ों का करा जाता है कि जैसे किसी के प्रति आस्था है अगर आपकी, तो आस्था को इन्होंने किससे जोड़ा, भक्ति परंपरा से इसको जोड़ लिया गया। धीमे धीमे इसी भक्ति को, इसी श्रद्धा को क्या कहा जाने लगा, भक्ति भी कहा जाने लगा। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, कोई गरीब अमीर हो इससे कोई मतलब नहीं होता, स्त्री हो पुरुष हो, नीच जाति का हो ऊंची जाति का हो, कोई मतलब नहीं। तो श्रीमद् भगवद गीता में ये बात कही गई, जब अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान उपदेश देते हैं और कहते हैं उन सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं, उनका ये मकसद होता है कि इनको सारी जो चीज़ें हैं इससे मुक्त कराना, या सारी बुराइयों से इनको मुक्ति दिलाना। किसका मतलब होता है, श्री कृष्ण जी का मतलब यही होता है। धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में भी ये सारी चीज़ें फैलने लगी थी। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और मूर्ति पूजा पर जोर देने लगे। अब आडंबर क्या था, धीमे धीमे थोड़ा सा कम हुआ और क्या हुआ, मूर्ति पूजा पर जोर ज़्यादा दिया जाने लगा। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना था कि अगर आप किसी आराध्य या देवी देवता की अगर पूजा करते हैं तो आपको वो उसी रूप में दिख जाएगा जिस रूप में आप उसे देखना चाहते हैं। तो वो कुछ कहावत है ना इस तरीके का हिंदू धर्म की, जिस तरीके से आप भगवान को देखना चाहेंगे आपको वैसे ही वो दिख जाएंगे। तो वो किसी भी रूप में हो सकते हैं, इंसान के रूप में हो सकते हैं, पेड़ के रूप में, पक्षी के रूप में, सिंह के रूप में, कहीं भी कोई भी किसी भी रूप में आपको दिख सकते हैं। तो ये बात यहाँ पर कही गई। और भक्ति से लेकर जितनी भी चीज़ें थी इसमें इसलिए था कि इन जगहों पर विशेष जो कोई घर में एक स्थान बना दिया जाता था, वहाँ पर उनको रखा जाता था इन मूर्तियों को, और इस स्थान को हम क्या कहते हैं, मंदिर, जो कि हम आज भी जानते हैं कि इन्हीं को हम मंदिर कहते हैं। भक्ति परंपरा ने क्या किया, चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी है। ये सारे के सारे जो है चित्रकला, शिल्पकला, स्थापत्य कला के बारे में हम बहुत डिटेल में आगे जानेंगे। मेंस एग्जाम में ये सारे पॉइंट यहाँ से पूछे जाते हैं। ये पूरा टॉपिक था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि इसमें किस किस तरीके से व्यापार हुआ, किस तरीके से रेशम मार्ग पे लोग जाते थे और लुटेरे उनको सामान उनसे वसूलते थे, और बहुत सारी चीज़ें थी। मैंने आपको बताया तीर्थ यात्राएं कौन कौन से लोगों ने करी, क्या भारत में वो जानना चाहते थे, भक्ति की शुरुआत कैसे हुई, इन सभी को मैंने आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश करी है। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।